उस आलीशान पार्टी में किसी ने मेरी शैंपेन में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था। मैं होश खो रहा था। लड़खड़ाते हुए अपनी मंगेतर को ढूंढने निकला, लेकिन तभी रास्ते में अध्ययन कक्ष स्टडी रूम के ठीक बाहर एक अजनबी हाथ ने मुझे पूरी ताकत से खींचकर बगल के अंधेरे कमरे में कर लिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी मंगेतर की सगी बुआ फुशुइंग थी। वही महिला जो अपने शांत, बेरुखे और गंभीर स्वभाव के लिए जानी जाती है। मैं तो वैसे ही इस हाई प्रोफाइल औरत से हमेशा खौफ खाता था। तभी बाहर गलियारे में दो आदमियों के कदमों की आहट हुई। फुशुयिंग ने पलक झपकते ही फुर्ती से अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। बाहर से उन गुंडों की दबी हुई आवाज आई, वह लड़का पक्का इसी कमरे के अंदर गया है। ओए छोकरे, दरवाजा खोल। इधर उस दवा का जहर मेरे खून में दौड़ने लगा था। मेरा पूरा शरीर बेजान हो चुका था। आंखों के आगे धुंध छाने लगी और मैं बेदम होकर सीधे जमीन पर ढह गया। मुझे लगा, बस जियांग चेन, आज तेरा खेल खत्म। मन में एक हुक सी उठी। अनाथालय की उन काल कोठरियों में 18 साल तक घोर नरक भोगता था। दिन रात एक करके जैसे तैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाया। अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरे सगे अमीर माता पिता ने मुझे ढूंढ निकाला था। किस्मत ने अभी चैन की सांस लेने का मौका भी नहीं दिया था कि क्या सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तभी उस सन्नाटे में फू शुइंग की बर्फीली और भारी आवाज गूंजी, क्या मरना चाहते हो? उनके मुंह से यह लाइन निकलते ही बाहर खड़ी उस आदमखोर भीड़ पर मानो सांप सूंघ गया। पल भर में सन्नाटा छा गया। बाहर से अब सिर्फ खौफ से कांपती हुई फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। भागो, ये तो वही बेरहम फू शुइंग है। मैंने राहत की एक सांस ली ही थी कि अचानक मेरे बदन के अंदर की बेचैनी और आग इतनी तेज हो गई कि बर्दाश्त से बाहर होने लगी। मेरी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। मैं अपनी बची खुची ताकत समेटकर घिसटते हुए उठा और लड़खड़ाते हुए दरवाजे के पास खड़ी उस लंबी छरहरी और कातिलाना काया की तरफ झपट पड़ा। मैंने आव देखा न ताब, सीधे उन साहिबा की पतली कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और झुककर उनके ठंडे होठों पर अपने होंठ रख दिए। उस पल मुझ पर वह नशा इस कदर हावी था कि मैं होश खोकर उन्हें खुद में समेट लेना चाहता था। जब तक मेरे दांतों के दबाव से उनके होठों से खून का हल्का सा कड़वा स्वाद मेरे हलक में नहीं उतरा, तब तक मेरी धुंधली चेतना को होश नहीं आया। मैंने मदहोशी में कांपते हुए उनके चेहरे को देखा और कहा, फुशोइंग, तुम कितनी गजब की आकर्षक हो। उन्होंने अपनी उन गहरी ठंडी आंखों से मुझे घूरा और सीधे पूछा, जियांग चेन, होश में आओ। क्या तुम जानते भी हो कि तुम इस वक्त किसे चूम रहे हो? पर मेरा दिमाग तो उस वक्त पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। सोचने की ताकत बची ही नहीं थी। मैंने उनके कान के पास अपना चेहरा झुकाया और सुलगती हुई सांसों के साथ धीरे से कहा, बहुत अच्छे से जानता हूं, इस मर्द विमुख महिला ने, जिसने कभी किसी पुरुष को अपने करीब नहीं आने दिया, जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह इस तरह एक अदने से लड़के के साथ इस बंद कमरे में फंसी होंगी। मैं बिना रुके उनके होठों को चूमता रहा और एक दीवाने की तरह बार बार उनका नाम जपता रहा, शुयिंग, फुशुयिंग। और फिर जब अचानक मेरी चेतना थोड़ी वापस लौटी तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं अब भी फुशुयिंग को अपनी बाहों में कसकर भींचे हुए था। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी आफत को दावत दे दी है, मेरा पूरा बदन थर थर कांपने लगा। अब कुछ भी सुधारा नहीं जा सकता था। तीर कमान से छूट चुका था। लेकिन तभी मैंने देखा, उनकी वह हमेशा शांत और पथरीली रहने वाली आंखों में एक अजीब सी हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, रिलैक्स माय बॉय। मैंने बुरी तरह घबरा कर अपने हाथ पीछे खींचे और हकलाते हुए बोला, नहीं, मुझसे बहुत भयंकर गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इस पर वह थोड़ा और करीब आई और बोली, ओह, तो मेरे भोले पंछी, सब कुछ लूटने के बाद अब मुकर रहे हो? उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली, फोर फिंगर, धीरे से मेरे होंठों पर रख दी और मुझे बिल्कुल चुप रहने का इशारा किया। तभी दरवाजे के ठीक बाहर भारी कदमों की आहट हुई और किसी ने चिल्लाकर कहा, चाबी कहाँ है? जियांग चेन पक्का इसी कमरे के अंदर किसी आवारा औरत के साथ मुंह काला कर रहा है। यह सुनते ही डर के मारे मेरे माथे पर पसीना आ गया और मैंने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह तीखी आवाज मेरी मंगेतर फुई की थी। फुशुइंग का चेहरा, जो अभी एक पल पहले तक थोड़ा नरम लग रहा था, झटके से बिल्कुल पत्थर जैसा
सख्त और खूंखार हो गया। बाहर से फिर वही कमीनी आवाज आई, दीदी जल्दी देखो, जियांग चेन सच में यहां किसी दूसरी औरत के साथ गंदा काम कर रहा है। जैसे ही दरवाजे के लॉक से झांककर फू ई ई ने मेरी बाहों में अपनी सगी बुआ फुशुइंग को देखा। मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपने आशिक जियांग ई बाई को पीछे की तरफ घसीटा और कांपती हुई आवाज में बोली, बुआ, आप आप यहां कैसे हो सकती हैं? फुशुइंग की आंखों में क्रूर उपहास और गहरा हो गया। उन्होंने बेहद ठंडे लहजे में पूछा, तो तुम्हारी घटिया सोच के हिसाब से यहां कौन होना चाहिए था? तभी मुझे फू ई ई और जियांग ई बाई की वह पुरानी बातचीत याद आने लगी जो उन्होंने मुझे फंसाने के लिए रची थी। जियांग चेन ऐसा लड़का नहीं है जो शादी से पहले ऐसी घटिया हरकत करे। दीदी, क्या आपको पूरा यकीन है कि जो नशा आपने उसे दिया है उससे वह पूरी तरह ढेर हो जाएगा? अगर वह संभल गया तो? जो 2 गुंडे आप लाई हो, क्या वो भरोसेमंद हैं? अगर वो उसे नहीं पकड़ पाए तो? तब फू ई ई ने हंसकर जवाब दिया था, अरे डर मत, मैंने एक उम्र दराज औरत का भी इंतजाम करके रखा है। अगर वो दोनों लड़के फेल हो गए तो भी मेरे पास बैकअप प्लान तैयार है। जब वह यह घिनौना कांड कर देगा तब मैं पूरी महफिल को लेकर वहां तमाशा देखने पहुंचूंगी, ताकि पूरी दुनिया के सामने उसका असली चेहरा आ जाए। तब जियांग ईबाई ने डरते हुए पूछा था, दीदी, आपने मुझसे शादी का वादा किया है, सिर्फ इसलिए तो मुझे नहीं छोड़ दोगी, ना कि मेरे बदन में जियांग परिवार का असली खून नहीं है? फू ई ई ने उसे सहलाते हुए कहा था, पागल हो क्या? तुम जितने काम के हो, मैं तुम्हें किसी और के लिए मुफ्त में कैसे छोड़ सकती हूं? अपनी इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ होते देख वह चालाक फू ई ई बुरी तरह सकपका गई और अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर मुख्य विला की तरफ भाग खड़ी हुई। मुझे याद आया जब मैंने जिंदगी में पहली बार फू शुइंग को उस सफेद फूलों वाले पेड़ के नीचे देखा था। तब मुझे लगा था कि इस दुनिया का कोई भी खूबसूरत लफ्ज उनके हुस्न के आगे फीका है। फू शुइंग न जाने कितनी देर तक दूर से मुझे निहारती रही थी, जब तक कि उनके पर्सनल असिस्टेंट ने आकर उन्हें उनके बिजनेस के काम की याद नहीं दिलाई थी। लेकिन जैसे ही उनके दिमाग में यह बात कौंधी कि जियांग चेन यानी मैं उनकी उस बदतमीज और अयोग्य भतीजी का मंगेतर बनने जा रहा है, उनके हाथ में पकड़े महंगे फाउंटेन पेन पर उनकी उंगलियों की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि पेन शर्मरा उठा। फू ई मेरे लायक कभी थी ही नहीं। उसी पल उनके दिमाग में एक बेहद खतरनाक और पागलपन से भरा विचार आया था, अगर जियांग परिवार से रिश्ता जोड़ना ही है तो वह लड़का मेरा क्यों नहीं हो सकता? फुशुइंग ने पूरे विला में मुझे पागलों की तरह ढूंढा था और आखिरकार सेकंड फ्लोर के उस लंबे गलियारे में उन्होंने मुझे दीवार पकड़कर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते देख लिया था। बस, फिर क्या था? उन्होंने आप देखा न ताव तुरंत कमरा खोला और मुझे सीधे अंदर खींच लिया। सच में उस कमीनी फू ई ई ने मुझे तगड़ा नशा दिया था। वह लड़की फू परिवार के नाम पर एक बदनुमा दाग है। इस वक्त फू ई और उसका वह आशिक जियांग ई बाई जमीन पर घुटनों के बल बैठे थर थर कांप रहे थे। फू ई अंदर ही अंदर इस बात से थोड़ी आश्वस्त थी कि उसने विला के सारे सीसीटीवी फुटेज पहले ही डिलीट करवा दिए हैं। वहीं जियांग ई बाई अपनी सुलगती आंखों से मुझे ही घूर रहा था। दरवाजे पर जितने भी रईस मेहमान तमाशा देखने और मजे लेने इकट्ठा हुए थे, जब उन्होंने देखा कि अंदर कोई मामूली औरत नहीं बल्कि खुद साम्राज्य की रानी फुशुइंग खड़ी है, तो डर के मारे उन सबके चेहरे सफेद पड़ गए। तभी फू परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग हाथ में लाठी लिए भारी कदमों से वहां पहुंचे। अंदर का नजारा देखते ही उन बूढ़ी तजुर्बेकार आंखों के नीचे के होश उड़ गए। उनकी वह सगी बेटी जो आज तक मर्दों के साय से भी कोसों दूर रहती थी, इस वक्त बड़ी बेबाकी से जियांग चेन यानी मेरी छाती से लगकर खड़ी थी। बूढ़े मुखिया फू युआन शिंग को लगा कि शायद बुढ़ापे की वजह से उनकी आंखें उन्हें धोखा दे रही हैं। उन्होंने चश्मा उतारकर अपनी आंखें मली। बेटी फू शुइंग ने उन्हें देखा और बड़े अदब से बस अपना सिर हिलाया। पिताजी। बूढ़े फू युआन शिंग के मन में इस वक्त भावनाओं का तूफान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोएं। एक तरफ इस बात की खुशी थी कि उनकी पत्थर जैसी बेटी के दिल में आखिरकार किसी मर्द के लिए जगह बनी, तो दूसरी तरफ अपनी ही पोती के मंगेतर के साथ उसे इस हालत में देखकर सगे संबंधियों के सामने भारी शर्मिंदगी हो रही थी।
तभी मेरे जियांगचेन के माता पिता भी भागते हुए वहां पहुंचे। वे तो समाज के सामने मुझे एक बदचलन बेटा मानकर थप्पड़ मारने के इरादे से आए थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी, उनके होश फाख्ता हो गए और मन ही मन एक लालची खुशी दौड़ गई। मेरे पिता ने बेहद अदब और डरते हुए कहा, फू, फू साहिबा। फू शुइंग आम तौर पर ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाती थी, लेकिन चूंकि वह मेरे पिता थे, इसलिए उन्होंने बस एक ठंडी हुंकार भरी, हम्म। मेरे पिता तो इस छोटी सी रजामंदी से ही फूले नहीं समाये। उन्हें लगा कि लॉटरी लग गई। मेरे पिता जब मन ही मन इस नए रिश्ते से बिजनेस चमकाने का सपना देख ही रहे थे कि अचानक जमीन पर बैठी फू ई पागलों की तरह चीख उठी, बुआ, इस जियांग चेन ने ही आपको बहकाया है। पक्का आपको भी कोई नशीली दवा दी गई है, वरना आप इस दो कौड़ी के लड़के को खुद को कैसे सौंप सकती हैं। ये तो अनाथालय की गंदी नालियों से निकला हुआ एक मामूली सा आवारा गुंडा है। ये सुनते ही मेरे बदन में खून खौल उठा। मैंने अपने गुस्से को घूंट की तरह पिया। फू ई मुझसे रिजेक्ट होने के बाद से ही प्रतिशोध की आग में जल रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम जैसे अय्याश और चंचल मर्द के मुंह पर मैं थूकती हूं, मैं तुमसे यह सगाई इसी वक्त तोड़ती हूं। लेकिन तभी वहां खड़े मेहमानों में कानाफूसी होने लगी कि फू और जियांग परिवार का पिछले 10 सालों से साउथ ईस्ट एशिया में अरबों का बिजनेस पार्टनरशिप है। अगर आज ये रिश्ता टूटता है तो बाजार में जो शेयर गिरेंगे उसका क्या होगा? करोड़ों का नुकसान कौन भरेगा? कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि ये लड़का देखने में कितना सीधा साधा और शरीफ है, ये भला फू शुइंग जैसी औरत को कैसे बहका सकता है। मेरे पिता शादी टूटने की बात सुनकर पूरी तरह घबरा गए और बूढ़े मुखिया के आगे हाथ जोड़ दिए। मुखिया जी, ये सगाई नहीं टूटनी चाहिए। भले ही हमारा हिस्सा छोटा है, लेकिन पिछले 10 सालों से मैंने इस पार्टनरशिप के लिए दिन रात एक किया है। यहां तक कि अपने इस इकलौते बेटे को भी वक्त नहीं दे पाया। मगर फू ई तो शराब और गुस्से के नशे में अंधी हो चुकी थी। उसने मर्यादा भूलकर चिल्लाया, मैं ये शादी हर कीमत पर तोड़ कर रहूंगी। बस बूढ़े मुखिया के सब्र का बांध टूट गया। फू युआन सिंह ने अपनी भारी लाठी हवा में लहराई और पूरी ताकत से फू ई की पीठ पर दे मारी। उस करारे आघात से वह चीख भी नहीं पाई और सीधे फर्श पर जा गिरी। डर के मारे उसने अपना दर्द हलक में ही दबा लिया। मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। उस सन्नाटे को देखकर अचानक मेरी आंखों के सामने मेरे बचपन का वह डरावना अतीत तैरने लगा, जब अनाथालय का वह क्रूर मैनेजर मुझे अंधेरे कोने में ले जाकर बेरहमी से पीटता था और उसके बाद बाकी के बच्चे मुझ पर जानवरों की तरह टूट पड़ते थे। उन खौफनाक यादों से मेरा जी मिचलाने लगा। मुझे लगा कि मैं अभी यहीं उल्टी कर दूंगा, लेकिन मैंने अपने होठों को भींचकर खुद को संभाला। जब बूढ़े मुखिया असमंजस में खड़े थे कि अब इस रायते को कैसे समेटें, तभी फुशुइंग ने आगे बढ़कर मजबूती से मेरी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा दी और पूरी महफिल के सामने दहाड़कर कहा, जियांग चेन से शादी मैं करूंगी। वहां खड़े हर एक शख्स के होश उड़ गए। चारों तरफ शोर मच गया। बूढ़े मुखिया ने तुरंत स्थिति को संभाला और भारी आवाज में कहा, बहुत बढ़िया, आज से फू और जियांग परिवार का यह गठबंधन बिल्कुल तय है। लेकिन अब से जियांग चेन फू ई का नहीं, बल्कि मेरी बेटी फू शुइंग का मंगेतर होगा। यह सुनते ही मेरे पिता का चेहरा खुशी से चमक उठा। वे बूढ़े मुखिया के आगे बार बार सिर झुकाने लगे। जिस बेटे को वे अभी लात मारकर निकालने वाले थे, आज उसे इस देश की सबसे रसूखदार औरत ने अपना शौहर चुन लिया था। ये तो ऐसा था मानो हमारे घर पर साक्षात कुबेर मेहरबान हो गए हों। लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह कांप रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर बेहद दबी आवाज में कहा, यह ठीक नहीं लग रहा। फुशुइंग की आंखें झटके से बर्फीली हो गईं। उन्होंने मुझे घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है? मैंने डर के मारे थूक निगला और कहा, नहीं, मेरा मतलब बस इतना है कि इस तरह अचानक मंगेतर का बदल जाना बहुत अजीब है। मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं उनके मुंह पर कह सकूं कि मैं उनसे मौत की तरह डरता हूं, क्योंकि उनका साम्राज्य जितना सफेद था उतना ही काला भी था। मैंने अपनी जिंदगी के शुरुआती 20 साल सिर्फ और सिर्फ डर और जिल्लत में काटे थे। अब जब मुझे एक नई जिंदगी मिली थी, तो मैं बस एक आम इंसान की तरह चैन से जीना चाहता था। फुशुइंग के इस खूनी और गहरे दलदल में पैर रखने की मेरी कोई तमन्ना नहीं थी।
मेरी इस नानुकुर से उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने गुस्से में मेरी कमर को अपनी उंगलियों से जोर से भींच दिया। जब मैंने तड़प कर नीचे देखा तो उनकी उन कातिल और शांत आंखों से मेरी नजरें टकराईं और मेरा पूरा बदन मानो बर्फ की तरह जम गया। यह सिर्फ डर नहीं था, यह मेरी फूटी किस्मत पर उपजा एक गहरा दुख था। मैं रोना चाहता था। मैं फिर से उसी असुरक्षा और खौफ के साए में नहीं जीना चाहता था, जहां हर पल कटी पतंग की तरह उड़ना पड़े। मेरी आंखों में वह बेबसी देखकर शायद उनके पत्थर के दिल में भी कुछ हलचल हुई। उन्होंने पास पड़े मेरे कपड़े उठाए, मेरी तरफ फेंके और मेरा हाथ पकड़कर सीधे उस कमरे से बाहर खींच ले गईं। वे मुझे लगभग घसीटते हुए लिफ्ट के अंदर ले गईं और सीधे 12वें फ्लोर का बटन दबा दिया, जहां इस पूरे विला में सिर्फ उनका निजी महल था। लिफ्ट की बंद दीवारों के बीच मैंने बेहद कांपती आवाज में उनका नाम लिया, फुशोइंग। ये नाम मेरे मुंह से सुनते ही मानो उनके सीने में एक तीखा खंजर उतर गया। वे झटके से मेरे बिल्कुल करीब आईं। उनके रेशम जैसे कोमल हाथों ने मेरे चेहरे को जकड़ लिया। मैंने देखा उनकी आंखों में पानी तैर रहा था और उनके गालों पर एक अजीब सी सुर्खी दौड़ गई थी। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपने पैर उठाए और सीधे मेरे होंठों पर अपने होंठ जमा दिए। उस मदहोश कर देने वाले चुंबन के बाद उन्होंने मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, जियांग चेन, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं और अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूं। मेरी 20 साल की इस बदनसीब जिंदगी में आज पहली बार किसी इंसान ने मुझसे कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है। पर क्या यह सच था या सिर्फ जियांग परिवार के बिजनेस को हड़पने का एक नया नाटक? मेरा दिमाग कह रहा था कि यह दूसरा वाला ही सच है, क्योंकि ऐसी औरतों के मुंह से निकले हुस्न के वादों पर भरोसा करना खुदकुशी जैसा है। मैंने न जाने कहां से आई पागलपन की सनक में अपना सिर झुकाया और उनके उस खूबसूरत चिकने कंधे पर अपने दांत पूरी ताकत से गड़ा दिए। उनके मुंह से एक दर्द भरी सिसकारी निकली। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और वे एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आईं। वह 12वां फ्लोर किसी राजमहल से कम नहीं था। सामने एक आलीशान खुला हुआ हॉल था और सामने की पूरी दीवार कांच की थी, जिसके पार नीचे पूरा शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। रात की उस चांदनी में वे मुझे खींचकर उस कांच की खिड़की के बिल्कुल सामने ले गईं। उनका वह गर्म और कोमल बदन मेरी छाती से पूरी तरह सटा हुआ था। जब मैंने खिड़की से नीचे झांका तो पार्टी के बचे कुचे मेहमान अभी भी नीचे खड़े सिगरेट फूंक रहे थे और बातें कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वे लोग नीचे से हमें इस हालत में देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन हमारी वह पोजीशन इतनी क्लोज थी कि कोई भी देख लेता तो बदनाम होना तय था। फुश शोइंग ने बाहर की चमचमाती इमारतों की तरफ इशारा करते हुए बेहद मखमली आवाज में कहा, देखो जियांग चेन, ये पूरी दुनिया तुम्हारी है। लेकिन मुझे उस दौलत में कोई सुख नहीं दिखा। मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरी बची कुची आजादी की दीवारों को बेरहमी से ढा रहा है। मैंने अनाथालय के उस नर्क से छूटने के बाद बड़ी मन्नत से अपनी यह आम और शांत जिंदगी बनाई थी। इस औरत को मेरी दुनिया उजाड़ने का कोई हक नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मुझे नहीं चाहिए यह सब। मैं जियांग परिवार का बेटा होने का यह नाटक छोड़ दूंगा। मुझे इस दौलत से बेदखल कर दो। ये सुनते ही फू शुइंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़का मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए अपनी अरबों की जायदाद और परिवार को भी लात मारने को तैयार है। उन्होंने एक लंबी और ठंडी सांस ली, अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, जो कहा जरा एक बार फिर से कहना। पर तब तक मेरा वह नकली हौसला ढह चुका था और पुराना डर फिर से मुझ पर हावी होने लगा था। फिर भी मैंने हिम्मत की आखिरी बूंद बटोरी और हकलाते हुए कहा, मैं आपके साथ शादी के लिए तैयार नहीं हूं। ये चंद अल्फाज उनके दिल में तीर की तरह चुभे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस मामूली से लड़के के लिए उनका यह लोहे जैसा दिल इतना तड़प क्यों रहा है। उन्होंने मेरा हाथ इतनी जोर से मरोड़ा कि मैं कराह उठा और बोली, अफसोस जियांग चेन, तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून तुम बदल नहीं सकते। अगर खुदा ने तुम्हें मेरे रास्ते में ला खड़ा किया है तो अब तुम्हें ताउम्र सिर्फ और सिर्फ फुशोइंग का ही बनकर रहना होगा। उन्होंने फिर से मेरे होंठों को चूमने के लिए अपना चेहरा बढ़ाया। मैंने झटके से अपना मुंह फेर लिया तो उन्होंने गुस्से में आकर मेरे कान के निचले हिस्से पर
अपने दांत गड़ा दिए। मेरे मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। शायद उस चीख ने उन्हें हमारी उस पहली मुलाकात की याद दिला दी, जब मैं अनाथालय के कोने में बैठकर खुद को दिलासा दिया करता था। उनके चेहरे की वह खूंखार मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने दोनों हाथों से मेरा चेहरा सीधे अपनी तरफ घुमाया और मेरे होंठों को एक गहरे लंबे चुंबन में कैद कर लिया। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी की किताब का पहला पन्ना ही गलत छपा था और आज तो पूरी कहानी ही तबाह हो चुकी थी। पर सबसे शर्मनाक और घिनौनी बात क्या थी जानते हो? मेरा दिमाग भले ही इस औरत और इस जबरदस्ती के बंधन को लात मारना चाहता था, लेकिन मेरा यह गद्दार बदन उनके इस छुअन से एक अजीब सा आनंद महसूस कर रहा था। मुझे समझ आ गया कि बचपन की उस मार पिटाई और जुल्म ने मेरे दिमाग को भीतर से खोखला और विकृत कर दिया था, जहां मैं अनजाने में इस खौफनाक दबाव का आदी हो चुका था। खैर, इस वक्त मैं उनके उस आलीशान बिस्तर पर बेसुध लेटा हुआ था और बगल के बाथरूम से उनके शॉवर लेने की आवाज आ रही थी। पानी की गिरती बूंदों के साथ जब मैंने कल्पना की कि वह इस वक्त पानी के नीचे कैसी दिख रही होंगी, तो मेरे कान शर्म और गर्मी से लाल होने लगे। मुझे अपने आप से घृणा होने लगी। मैं इस औरत की तरफ आकर्षित हो रहा था। नहीं ग्यांग चेन, संभल जा। वह साक्षात मौत है, फुशुइंग है। इसके साथ रहने का मतलब है हर रोज जलते अंगारों पर चलना। मुझे अपनी वह पुरानी सुकून भरी जिंदगी वापस चाहिए। मैं इसे इस औरत के हाथों तबाह नहीं होने दूंगा। मैंने बिना कोई आवाज किए बिस्तर से छलांग लगाई, जमीन पर बिखरे अपने कपड़े आनन फानन में पहने और बिना जूते पहने नंगे पैर उस ठंडे संगमरमर के फर्श पर बिल्ली की तरह कदम रखता हुआ लिफ्ट की तरफ भागा। मैंने जैसे ही कांपती उंगली से लिफ्ट का बटन दबाया, ठीक मेरे पीछे से उनका वह बेहद मीठा नशीला और जानलेवा स्वर गूंजा। इतनी जल्दी कहां जाने की तैयारी है जियांग चेन? रात अभी बाकी है। क्या इतनी जल्दी थक गए? वह आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पैर वहीं फर्श पर मानो जाम हो गए। मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। तभी पीछे से उनके कदम मेरे करीब आए। उन्होंने अपनी दोनों कोमल बाहें मेरी पीठ के पीछे से लाकर मेरी कमर में कस ली और अपना गीला सिर मेरी पीठ पर टिका दिया। उनके बदन और बालों से आ रही वह महंगी साबुन और शॉवर जेल की खुशबू सीधे मेरे दिमाग पर नशा करने लगी। मेरा पूरा बदन कांप उठा। वे घूमकर मेरे सामने आईं और मेरी आंखों में छिपे उस खौफ और बेबसी को देखने लगीं। उनके उन भीगे लंबे बालों से पानी की कुछ बूंदें टपक कर मेरी छाती पर गिरीं। उनके उस बेहद खूबसूरत और कातिल चेहरे को देखकर मैंने अनजाने में अपना थूक निगला। मेरे दिमाग में फिर से वही सब कुछ घूमने लगा जो अभी कुछ देर पहले हमारे बीच हुआ था, और मेरे गालों पर शर्म की लाली छा गई। उन्होंने अपनी उंगली से मेरी ठुड्डी को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, चलो अंदर आओ, और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस उस भाप से भरे धुंधले बाथरूम की तरफ ले गई। वहां उन्होंने संगमरमर के चबूतरे पर एक तौलिया बिछाया और मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने अपनी भवें सिकोड़ी और पूरी तरह अलर्ट होकर उनके मजबूत कंधे पर अपना हाथ रखा और उन्हें थोड़ा पीछे धकेलते हुए कहा, आप आप अपनी हद पार मत कीजिए। तभी मेरा हाथ उनके कंधे से थोड़ा नीचे फिसला और मेरी नजर उनकी कॉलर बोन के ठीक नीचे मौजूद एक गहरे पुराने निशान पर पड़ी। वह किसी पुरानी बंदूक की गोली का जख्म था। उस जख्म को देखते ही मेरा दिल बैठ गया। यह इस बात का सबूत था कि यह औरत कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि मौत के मुंह से खेलकर यहां तक पहुंची है। मेरे दिल में छुपा वह पुराना खौफ और गहरा हो गया, और उसके बाद मुझ में उन्हें रोकने या हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं बची। मुझे इस तरह सदमे में खोया हुआ देखकर उन्होंने अत्यंत कोमलता से मेरी कमर को छुआ। मैंने एक ठंडी और गहरी सांस ली, अपनी आंखें झुकाईं और बिना कुछ बोले बस चुपचाप उन्हें देखता रहा। मैं बिना चाहे भी अपने होंठ भींचने लगा। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियों के पोरों ने धीरे से मेरी ठुड्डी को छुआ और उसे थोड़ा ऊपर उठाया। वह अपना सिर ऊपर उठाए मुझे ध्यान से देखने लगी और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, तुम पक्का बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हो। उसने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे की और जब उसने दोबारा अपनी आंखें उठाईं तो उनमें एक शरारत और दुलार था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? मैं अब एक 20 साल का जवान लड़का हूं, इसलिए मैं उसके इशारे का मतलब अच्छे से समझ गया था। इसके आगे क्या होगा अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना।